अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगाज उस अलहक के नाम से जो पूरी दुनिया का खालिक व मालिक है। ईगल आई JNK में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपका मेज़बान तजम्मुल कादरी। नाज़रीन, आज जिस मौजू पे हम बहस करेंगे वो है दुनिया कोरोना से पहले और कोरोना के बाद। दुनिया के तकरीबन 180 ममालिक कोरोना में मुब्तला है। कोरोना ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। जिंदगी का हर शोबा कोरोना से मुतासिर हुआ। जहां हमारी इकानमी खत्म हो गई, वही इसका असर हमारी एजुकेशन पर भी पड़ा। कोरोना को हम ऐसे समझेंगे कि ये कुदरत की तरफ से एक मैसेज थी। तो नाजरीन, आज जिन मेहमानों से हम बात करेंगे वो है मोहतरम ज़हूर अहमद रातर साहब, जो शुमलारन बारामूला में रहते हैं। MA इन इंग्लिश और BEd का ताज अपने सर सजा चुके हैं। साथ साथ वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो है मोहतरम रमीज़ अहमद नजार, जो कछुआ मुकाम बारामूला में रहते हैं। मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन कर चुके हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले हम मोहतरम ज़हूर साहब को मदऊ करेंगे। ज़हूर साहब, आप हमें बताइए, दुनिया का नक्शा कोरोना से पहले और कोरोना के बाद, इस पे आप रोशनी डालिए। शुक्रिया तजम्मुल भाई। आपने जो सवाल पूछा वो ये था कि दुनिया का नक्शा कोरोना से पहले और कोरोना के बाद। अगर हम इस चीज़ पे नज़र डालें तो हमें देखने को यही चीज़ मिलेगी कि पूरी दुनिया जो है कोरोना के आने के बाद पूरी तरह से तब्दील हो चुकी है। वो ये है कि दुनिया में जब भी एक कंट्री को किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई भी गैर मामूली कुछ भी इंतशार होता था, वो समझ लेते थे कि हमारी फाइट किस चीज के साथ है। तो उस लड़ाई को हम ये नाम देते थे कि दिस फाइट बिटवीन सीन एंड सीन, यानी कि जो भी लड़ने वाला होता था उसे ये पता होता था कि मेरे सामने जो एनिमी ये कौन है, वो जानता था उसे। लेकिन लेट इरा में अगर हम इस चीज को देखें तो इट्स अ फाइट बिटवीन सीन एंड अनसीन। जो आपकी आज की लड़ाई है, आपको ये नहीं पता है कि मेरी जो लड़ाई है वो किसके साथ है, ये कहाँ पे खड़ा है। आप अगर किसी चीज को सैनिटाइज करने की कोशिश करें, 99.9% भी अगर आप उस चीज को वैनिश वहां पे करते हैं, लेकिन आपको जिस परसेंट की वहां पे जो परसेंट वहां पे रह जाता है, आपको उस चीज से भी डर लगता है कहीं ये भी मेरा एनिमी बन के ना उभरे। तो इस दौर में नेचर अगर हम देखें कि क्या मेन डिफरेंस क्या थी कि कोरोना के दौरान एक ऐसा डिसिप्लिन रहा, एक ऐसा कर्फ्यू, अगर हम इस चीज को देखें कि इसने हमें बहुत बड़ा सोचने का मौका दिया। इसने जिंदगी में शायद नेचर की तरफ से हमें ऐसी मोहलत कभी नहीं मिली होगी कि हम इतनी देर तक सोचते रहे और हम सोचें कि दुनिया कितनी चेंज हो चुकी है। अगर हम एजुकेशनल सिस्टम की बात करें तो एक एक्टिव लर्निंग होती थी, या जिसे हम कहते थे ऑफ लर्निंग होती थी। अब पूरी दुनिया जो है उस ऑफ लर्निंग से निकलकर डिजिटल वर्ल्ड में जमा हो गई है। पूरी दुनिया डिजिटल वर्ल्ड की ओर, जो भी इंफॉर्मेशन आप लेंगे, ऑफ कनेक्शंस वो सारे के सारे डिस्कनेक्ट होके इंसान एक्टिविज्म में चला, इंसान आज के आप नेटवर्किंग में चला गया है। और दुनिया के सामने नए चैलेंज खड़े हो गए हैं कि अगर आज बच्चा डिजिटल थ्रू लर्निंग करे तो उस बच्चे के सामने बेशुमार एप्स हैं। उस बच्चे को वहां पे ये समझाना, उसे काउंसलिंग कर देना कि आपके लिए कौन सी एप्लीकेशन बेटर है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। यानी कि हमें इस चीज पे भी बहुत ज्यादा फोकस देना है कि अगर ये दुनिया बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, लेकिन उसके बावजूद भी काउंसलिंग एंड गाइडलाइन पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। और दूसरी बात, कोरोना की न्यूज या कोरोना के जरिए जितने भी लोगों की अमवात हुई है, उन सारों का सुन के अगर हम पूरी दुनिया में देखें, एक बीमारी जो है इसने
बड़े जोर व शोर से फिर से जन्म लिया और फिर से एक्टिव हो गई, दैट इज डिप्रेशन। हमारे जो बच्चे लोग हैं या हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो डिप्रेशन में चले गए हैं। ये सिर्फ इलाकाई लेवल पे ये बात नहीं की जा सकती या किसी मुल्क किसी कंट्री के लिहाज से ये बात नहीं की जाती, बल्कि ये पूरा आलमी थ्रेट है कि जिसकी वजह से हम ये देखें कि जो भी अगर हम ये डिप्रेशन की बात करें, पूरी दुनिया जो है इस समय डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। और इस वक्त ये दुनिया में अगर हम सोचे कि एक टीचर के मान्यता है कि टीचर के मान्यता इसने बहुत कुछ सिखाया हमें। एक कोट एक है जीबी शाह, वो कहते हैं टाइम इज आवर बेस्ट टीचर बट अनफॉर्चुनेटली इट किल्स इट्स वीक स्टूडेंट्स। कि जब भी आप कायनात के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे, जब भी आप इन चीजों के साथ छेड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको उस वक्त जो नेचर का रुख होगा वो ये होगा आपके सामने ये वक्त की शक्ल में आपको उसका मुंह तोड़ जवाब दे ही देगा। तो अगर हम पहले की बात देखें कि इससे पहले जो वो दुनिया थी, वो मैंने पहले कहा कि वाज द फाइट बिटवीन सीन एंड सीन। अब जो फाइट है दिस फाइट बिटवीन सीन एंड अनसीन। अनसीन में आप जो देखेंगे आपके और जहन में एक बात है जिसे आप ये सोचते हैं कि हमारी जो फाइट है वो वायरस के साथ है। ये इस वायरस को जन्म देने वाला ये कौन है? अगर हम पहले देखें कि आज डिकम्पोजर्स में उस तरह से देखने को नहीं मिलते हैं, उस तरह से चीजें हमारे डिकम्पोज नहीं होती हैं जिस तरह होनी चाहिए थी। वो ये थी कि हमने अपने नेचर में जो चीजें फैला दी, वो प्लास्टिक्स, ई वेस्ट का ज्यादातर ई वेस्ट हमने फेंक दी और उन चीजों का इस्तेमाल हमने किया जिन्हें अच्छी तरह से डिकम्पोज होना नहीं चाहिए था, जो अच्छी तरह डिकम्पोज नहीं होती है। और जब हमने वो भी थे, वो डिकम्पोजर्स के लिए एक थ्रेट बन गया और दुनिया में वायरस इन चीजों से निकल आता है। तो अब हमें ये कहता हूँ कि जो भी इंटेलेक्चुअल तबका है उनको सामने आना चाहिए और उन्हें ये कहना चाहिए कि प्रोकेशंस क्या है इस चीज के जिसकी वजह से हम दुनिया को बचा सकते। शुक्रिया आपका ज़हूर साहब। मोहतरम रमीज अहमद साहब, आप हमें बताइए, आपसे हम यही सवाल दोहराएंगे कि दुनिया का नक्शा कोरोना से पहले क्या था और अब कोरोना के बाद क्या है? चलो शुक्रिया तजमल साहब, जो कि आपने मुझे क्वेश्चन पूछा है वर्ल्ड बिफोर कोरोना एंड आफ्टर। अगर हम कोरोना का मिजाज भी देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 180 प्लस कंट्रीज़ में इसका इफ़ेक्ट पड़ा है, तो इट्स अ बिग मार्जिन। कोरोना ने हमारे हर एक शोबे को इफ़ेक्ट किया है और कोरोना की वजह से हमारा हर एक शोबा बहुत पीछे की ओर गया है। एक सर्वे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक रिसर्च की है कि 160 मिलियन टू 10 मिलियन पीपल्स बी इफेक्टेड बाय दिसंबर 2020। अब देखें, उन्होंने एक रिसर्च दी है, एक सर्वे किया है कि इतने लोग इफेक्टेड होंगे इस कोविड से, और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो वायरस है कितनी ख़तरनाक है मैन काइंड के लिए। उन्होंने ये भी सर्वे में दिया है, दे बिलीव 20 to 60% ऑफ पॉपुलेशन गेट इफेक्टेड, और उनमें उन्होंने बोला कि 14 मिलियन टू 42 मिलियन पीपल माइट मोर लॉस देयर लाइव्स। अब ये बिग मार्जिन है, लोगों ने इसे ऐसे लिया है जैसे कि आम बीमारी है, आम एपिडेमिक्स है। लेकिन अगर आप इससे कोविड से पहले भी देखें तो जिका वायरस था, अबोला वायरस था, H1N1 फ्लू था, उन्होंने इतना नुकसान नहीं किया जितना कोविड ने किया। तो इसलिए बोलते हैं कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इट इज़ मोर डेंजरस फॉर द ह्यूमन काइंड। अब जो कोरोना से पहले था, वर्ल्ड का जो मिजाज था वो 3 चीज़ों पे मुझे लगता है मुनज़्ज़र करता था। एक है नेशनल पॉपुलरिज्म, दूसरा है इकोनॉमिक प्रोटेक्टरिज्म, तीसरा है डिप्लोमेटिक यूनिटरिज्म। ये 3 चीज़ें जिन पे वर्ल्ड डिपेंड था और हर एक कंट्री इसी पे बिलीव करती थी कि हमें अपने आप को बचाना है। लेकिन आफ्टर कोविड क्या हुआ? अब जो नेशनल पॉपुलरिज्म थी वो कोऑपरेशन में बदल गई। अब पूरी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी, वर्ल्ड के लीडर्स थे, वो इकट्ठा हो गए, प्लानिंग करने लगे कि हमें इस कोविड से हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, और
अगर आप कोविड के बाद देखें तो हमारे पास दो चीज़ें थी, एक था अपॉर्चुनिटी, दूसरा था चैलेंज। चैलेंज कैसा था? हमने अपने हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना था, हमने इसी फैसिलिटीज़ से इस कोविड को रोकना था, हमें डेथ मोर्टेलिटी रेट जो है उसे कम करना था, हमें अपनी जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस थे उनको इम्प्रूव करना था और उनकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना था। और अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या थी कि हम कोऑपरेशन करते, हम नेगोशिएशंस करते, हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफ़र ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, ट्रांसफ़र ऑफ हेल्थ सर्विसेज उनको अंजाम देते, ताकि हम जो कोविड है उससे हम बच सकें और अच्छी प्लानिंग के साथ हम फ्यूचर में इन जैसी कोविड जैसी वायरस से हम बच जाएं। थैंक यू। शुक्रिया आपका रमीज साहब। अब हम दोबारा मदू करेंगे ज़हूर साहब को। ज़हूर साहब, आप हमें बताइए, कोरोना केस से आज तरफ कुदरत एक पैगाम था। शुक्रिया तजुमल भाई। मुझसे जो सवाल आपने पूछा वो ये है कि कोरोना द मैसेज ऑफ नेचर। अगर हम देखें हकीकत में ये कोरोना जो है ये दुनिया के लिए एक, अगर दुनिया में इन्होंने प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की, इन्होंने दुनिया में टीनेजर्स, अगर हम देखें दुनिया में बहुत सारे लोग इसका शिकार भी हो गए, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें कोरोना एक कुदरत की तरफ से आफत के साथ साथ एक ब्यूटीफुल मैसेज के मानद भी थी। अगर आप ये देखते कि दुनिया कहाँ पे पहुंची हुई थी, अगर हम इन चीज़ों पे देखें कि नेचर को इंसानों ने कहाँ तक पहुंचाया था, अगर हम बाकी चीज़ों पे देखें, हर जिस चीज़ को भी हम गौर करें, इंसानों ने पूरी तरह से तबाही मचाई थी। इंसान सिर्फ रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ से कौन सी प्रॉब्लम हो जाए और हम उसे रिएक्ट करें। तो जब हम कोरोना की बात करेंगे तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक स्कॉलर, एक बड़े राइटर की बात यहाँ पे करूँगा। अगर उसकी बात ना की जाए तो ये मौजू अधूरा रहेगा। वो यह है कि स्टीफन और कोवी जो है वो बहुत बड़े राइटर थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी द 7 हैबिट्स। उसमें एक सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने नोट किया था वो यह है कि दुनिया को चाहिए कि इस दौर में कि हम प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव यह है कि अगर दुनिया में कोई भी आफत, कोई भी टेरर, किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उस चीज़ को रिएक्ट करने से पहले उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अगर ये कोरोना ये दुनिया में पहली बार नहीं था, अगर हम इससे पहले भी देखें वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया जो है, वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई थी। तो पूरी दुनिया जो, अगर पूरी दुनिया की बात करें, पूरी दुनिया उस वक्त 2 हिस्सों में बढ़ गई थी। एक हिस्सा पूरी दुनिया में अपना इम्पैक्ट लाने की कोशिश कर रहा था और दूसरा हिस्सा दुनिया में अपना इम्पैक्ट लाने की कोशिश कर रहा था। तो उस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ पर भी हम देखें, जो भी रिसर्चर्स थे या जो भी दुनिया में उस वक्त इंटेलेक्चुअल्स थे, वो जिस मैनर से भी काम करते थे, वो ये चाहते थे कि हम दुनिया के सामने जो भी रिसर्च लाएं, जो भी इनोवेशन लाएं, वो उस चीज़ को प्रोएक्टिव लिहाज से नहीं देखा करते थे। वो ये सिर्फ दुनिया को इस चीज़ से दुनिया में कौन से फायदे मिलेंगे वो ये नहीं चाहते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि इस दुनिया में इस चीज़ के नुकसान कितने हैं। तो जब हम देखें कि कोरोना, जब पूरी दुनिया में कोरोना फैला, जब पूरी दुनिया में कोरोना फैला तो पूरी दुनिया के लोग इसके ओर रिएक्ट होने की, उस वक्त लोगों ने, पूरी कंट्रीज ने इसके ओर रिएक्ट करने की कोशिश की। जब उस वक्त लोगों ने इसके ओर रिएक्ट करने की कोशिश की तो दुनिया से अजीब तरह की सजेशंस आई कि इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। लेकिन तकरीबन अगर हम देखें, अगर अभी तक 7-8 महीनों से मुसलसल ये कोरोना की लड़ाई पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही है, ये जो पूरी दुनिया में इस वक्त तबाही मचाई है कोरोना ने, कोई इसके लिए एड अच्छे से अभी तक नहीं मिला। जहाँ पे भी हमने देखा कोई किसी किस्म की कोई ट्रीटमेंट अच्छी तरह से नहीं मिल सकी, किसी किस्म की ट्रीटमेंट अच्छी तरह से नहीं मिल सकी। तो
जब हम इस चीज को और अच्छे से देखने की कोशिश करें, वो ये है कि दुनिया को जो चीज समझनी थी इससे पहले कि ये जो बीमारी है ये पहली बार आज दुनिया में नहीं आई है, इससे पहले भी कई सारी बीमारी आई थी। लिहाजा हमें उन चीजों से समझने की कोशिश करनी थी, हमें अलर्ट रहना चाहिए था कि ये दुनिया में अभी नहीं, ऐसा हो भी सकता है। इसके बाद जो इंसान दुनिया में और भी कोशिश कर सकते हैं, उनसे नेचर को कितना खतरा है, आसपास की चीजों को कितना खतरा है, ह्यूमन लाइफ को कितना खतरा है। अगर हम देखें कि इंसान दुनिया में जो कुछ भी आज इंसान दुनिया को दे रहा है, अगर हम उस चीज को रिसर्च बेस पे लाए, 75% जो है इस वक्त हमारे जानवर इफेक्टेड हुए हैं इन्फेक्शियस डिजीज से। वो ये है कि हमने इनोवेशन दुनिया में दी, लेकिन उसके इम्पैक्ट्स, उसके डिमेरिट्स, उन चीजों को हमने समझने की कोशिश नहीं की। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम अपने कौम को ये मैसेज दें कि इन चीज़ों पे हमें अपने डॉक्टर्स, अपने बाकी स्कॉलर्स जो हैं वो इन चीज़ों पे देखने की कोशिश करें कि प्रोएक्टिव अप्रोच पे वो कौम को लाने की कोशिश करें। आखिर में मैं पूरी दुनिया से यही कहूँगा कि ये हालात बदलते रहेंगे। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा उन्होंने क्या खूब फरमाया है कि मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख, पैवस्ता शजर से उम्मीद बाहर रख। तो इंशाअल्लाह रहमान ने यही कोशिश करूँगा कि पूरी दुनिया मिल के एक दूसरे का हाथ थमे हुए कोरोना से जो ये फाइट चल रही है इसके साथ लड़ने की कोशिश करेंगे, और हर तरह से जो भी इन प्रॉब्लम्स के बीच इनका शिकार बने हैं उन्हें हर तरफ से मदद करने की कोशिश करेंगे, और जो कुछ भी इसके साथ होगा वो पूरी दुनिया मिल के जुल के हर तरफ अपने आइडियाज इंटरमीडिएट करते रहेंगे। बाकी अस्सलाम। शुक्रिया आपका ज़हूर साहब। अब हम आखिर पर रमीज़ साहब को पूछेंगे। रमीज़ साहब, आप हमें बताएं कोरोना के क्या क्या असरात हमारी तालीमी निज़ाम पर रहे। थैंक यू तजमल साहब। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था इम्पैक्ट ऑफ कोरोना ऑन एजुकेशन। तो हर एक एपेडेमिक जो भी आज तक वर्ल्ड में आई है, उन्होंने सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ा है एजुकेशन पर पड़ा है, क्योंकि आपकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जब क्लोज होते हैं तब आप लर्निंग जो आपकी वो डिस्टर्ब हो रही है। तो उससे क्या था कि जब कोविड आया तो ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज वर्ल्ड में क्या किया कि अपने इंस्टीट्यूट्स को बंद किया, ताकि जो एपिडेमिक है उसका जो इफेक्ट है वो फेले ना। अंडर यूनेस्को जुलाई में उन्होंने सर्वे किए, अप्रोक्सीमेटली 1.725 बिलियन लर्नर्स आर करंटली इफेक्टेड ड्यू टू स्कूल क्लोजर। 106 कंट्रीज ने वर्ल्ड में अपने स्कूल जो है पूरे बंद किए, लेकिन 48 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने अपने स्कूल्स ओपन रखे। अगर आप कोविड से पहले इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक देखें यूएसए में 1918 और 1919 इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक इन यूनाइटेड स्टेट्स 29 to 39% उन्होंने पैंडेमिक को रोका। तो उसी की मिसाल देखिए जो कोविड में हालात हो गए, उनसे ये हुआ कि वर्ल्ड की कंट्रीज ने ये सोचा, लीडर्स ने ये सोचा कि हम क्लोज करें इंस्टीट्यूशंस को ताकि हम कोविड का फैलाव रोक सके। लेकिन कोविड ने अपना इफेक्ट एजुकेशन पे ऐसा किया कि हम आने वाले टाइम में इसे नहीं संभलेंगे। एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पैंडेमिक पे पड़ा, और हमारे जो छोटे छोटे नौने वाले बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हो गए, उनका मोमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, उनकी लर्निंग डिस्टर्ब हो गई, उनका जो क्रिएटिविटी लेवल थी वो भी डिस्टर्ब हो गई, थॉट्स उनके थे वो भी डिस्टर्ब हो गए, और हमारी जो आइडियाज़ थे वो भी डिस्टर्ब हो गए। अभी अगर हम देखें तो कश्मीर में हालात हमेशा पुरतनावी रहते हैं। कश्मीर में हम ये भी फेस कर रहे हैं कि जो पिछले साल यहाँ पे हालात थे उनकी वजह से भी एजुकेशन डिस्टर्ब रहा। उसके बाद जब कोविड हमारे बीच आया तो इसने भी हमारे एजुकेशन को बहुत डिस्टर्ब किया, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही चला। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ आपके पास होती है, या आपके पास वो कैरिकुलम डिज़ाइन होता है जिससे आप ऑनलाइन टीचिंग या डिजिटाइजेशन ऑफ द एजुकेशन या डिजिटल टीचिंग एड्स का यूज़ करके आप बच्चों को तालीम देते हैं, उनकी लर्निंग ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन अगर आप एशिया की बात करें, यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, तो यहाँ का जो करिकुलम है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो भी स्लो है, और वो टेक्नोलॉजी उन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ का करिकुलम ही ऐसे ही सेट हुआ है।
अभी जो यूनेस्को ने बोला था कि ओपन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन दो, लेकिन यहाँ पे अगर आप टीचर्स को देखें, वो भी अनप्लानड थे। उनको भी ये पता नहीं था कि क्या करना है। अब बहुत से टीचर्स ऐसे भी है जिन्होंने प्लान किया एजुकेशन को जारी रखने के लिए, ई लर्निंग, ई बुक्स, PDF बुक्स, यूज जूम एप्स एंड अदर एप्स। उन्होंने कंटिन्यूअसली एजुकेशन जो है वो बच्चों को दी, लेकिन बच्चे भी इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि बच्चों पे कोविड का असर थोड़ा डिफरेंट था। हमने बच्चों को एक डर सा माहौल दिया, और जहाँ पर उन्हें जो लर्निंग है वो ऐसा इफेक्ट उन पर नहीं आया कि वो अपनी जो एजुकेशन है उसे कंटिन्यू करें। लेकिन अगर हम देखें तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो अथॉरिटीज़ है, जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो एक्सपर्ट्स है एजुकेशन के, उनको एक पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ेगी। अब हमने जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इतना हम देर तक क्लोज नहीं रख सकते, क्योंकि इससे सारा कुछ हमारा डिस्टर्ब है। इससे हमारा सारा कुछ, मान लो कि हम अलग थलग हो गए हैं, हमारे बच्चे दरबदर है, हमारे बच्चे बिल्कुल कट गए हैं अपने एजुकेशन करियर से। अब मैंने 2-3 बच्चों से बात की, अपने कुछ नौनेवाल बच्चे हैं, तो जब मैंने उनसे बात की तो वो बिल्कुल उस दौर में चले गए हैं जहाँ पर वो कुछ जानते भी नहीं थे। उनकी लर्निंग बहुत डाउन है, उनका माइंडसेट ही चेंज हो गया है। तो मैं जो कोविड का इफेक्ट था वो ज़्यादातर मुझे लगता है कि एजुकेशन पड़ा, और हमें इस बात पे हमने इंटेलेक्चुअल क्लास को बात करनी पड़ेगी कि हमने अपने नौनिवालों को अगर इसी तरह रखा तो हमारे समाज का जो हाल है वो इससे भी मुझे लगता है बेहतर की ओर नहीं जाएगा, बल्कि बदतर की ओर। मैं पेरेंट्स के लिए एक बात बोल दूं कि आप बच्चों को ज़्यादा मोबाइल की ओर ज़्यादा रागिब ना करें, उनको मोबाइल तरबियत ना दें, बल्कि उनको प्यार से, पूरे इत्मीनान से उनकी तरबियत करें। और मेरे सबके लिए एक शार है जो गालिब का शार है, गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, ज़रा इत्मीनान रख, जब खुशी ना ठहर सकी तो गम की क्या औकात है। शुक्रिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि एहतियात ही राही नजात है। तो अभी के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, खुदा हाफ़िज़।